नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को धमकी देने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। प्रयागराज से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्चू झा उर्फ बबुआ पांडे मधुबनी बिहार का रहने वाला है। आरोपी बच्चू पूर्व विधायक की परिचित महिला की भतीजी के संपर्क में था। बातचीत बंद होने के चलते आरोपी ने धमकी दी थी। दरअसल बीते 25 जून को बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को फ़ोन पर धमकी मिली थी। कॉलर ने ये कहा था कि उनके जो परिचित है मंजू पांडे की बेटी को अगवा करने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। माननीय पूर्व विधायक श्री शैलेश पांडे जी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी सकरी थाने में कि उनको एक नंबर से कॉल आया, उनसे 20 लाख की फिरौती देने के लिए। उस पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया और तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है बच्चा झा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को फॉर्मल गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी की फॉर्मल गिरफ्तारी की है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। पूछताछ के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू की टीम ने के श्रीवास्तव को भोपाल से हिरासत में लिया था। टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप उन पर है। इसमें थाना तेलीबांधा का अपराध क्रमांक 525/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 506 आईपीसी के तहत में पंजीबद्ध अपराध में इसकी गिरफ्तारी की गई है। वर्तमान में दिनांक 1/7/2025 तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसकी पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। ईओडब्ल्यू के मुताबिक प्रदेश के कई शहरों में फैले इस गिरोह के मास्टरमाइंड विनोद कुमार सहाय ने लोगों को लोन दिलाने का झांसा दिया, उनसे दस्तावेज लिए, दस्तावेज की मदद से फर्जी फॉर्म बनाई और कागजों में खरीदी बिक्री दिखाकर सरकार से 34 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने आरोपी को गिरफ्तार किया, रांची से कोर्ट में पेश किया। 2 जुलाई तक आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैलाने वाला रायपुर का सूटकेस कांड एक बार फिर से देखने को मिला। पुलिस आरोपियों को लेकर इंद्रप्रस्थ के फ्लैट पहुंची, जहां हत्या से लेकर लाश को ठिकाने लगाने का एक एक सीन रिक्रिएट कराया गया। लेकिन इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया था, इस रिपोर्ट में आप देखें। देखिए इस जगह को, ये वही जगह है जहां सूटकेस कांड को अंजाम दिया गया था। यहीं किशोर पैकरा की हत्या की गई थी। आज पुलिस आरोपियों को यहीं पर लेकर पहुंची थी। इस दौरान आरोपी हत्याकांड के बारे में पुलिस को हर स्टेप बताते दिखाई दी। कैसे उन्होंने किशोर पैकरा की हत्या की, कैसे उसे सूटकेस में डाला और कैसे सूटकेस को ट्रंक में भरकर लाश को ठिकाने लगाने चल पड़े। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ में हुए सूटकेस कांड के जो है आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनको सीन ऑफ क्राइम पे लाया गया है और किस तरीके से यहाँ पे उस लाश को ठिकाने लगाया गया, उसको पूरा यहाँ पे रिक्रिएशन कराया जा रहा है। हर बिंदुवार जो है सिलसिलेवार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे पूरा सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अंकित उपाध्याय, शिवानी उपाध्याय, उसके बाद जो यदु बंधु हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से लिफ्ट से यहाँ पे जो ट्रंक है वो उतारा गया, वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि वो आरोपी जो जिन्होंने ये ट्रंक उतारा है और किस तरीके से उसको ले जाके यहाँ पे कार में रखा है। आप देख सकते हैं कि ये एक कार है, डेमो के लिए यहाँ बनाई गई है और किस तरीके से यहाँ पे इसको ट्रंक में रखा गया है वो यहाँ पे रिक्रिएशन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक ट्रंक उन्होंने बाजार से खरीदा था उसको यहाँ पे किस तरीके से उसको कार में रखा है, ये यहाँ पे उनसे रिक्रिएट कराया जा रहा है। सीएसपी पुरानी बस्ती यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये अंकित है और उसके पीछे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शिवानी उपाध्याय यहाँ पे जो उसकी पत्नी है, जो इस पूरे केस में मास्टरमाइंड है। किस तरीके से इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पे
अभी इनको पूरा सीन क्रिएट कराया जा रहा है। फिलहाल अभी पुलिस जो है उनको उस घटनास्थल पे ले जाएगी जहां पे इन्होंने सूटकेस को ट्रंक में और ट्रंक को कार में रख के किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया, लेकिन इनकी जो साजिश है वो पूरी तरह से पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार करके नाकाम कर दिया है। अब उस जगह को देखिए, ये वही जगह है जहां किशोर पैकरा की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई थी। फ्लैट से निकलकर पुलिस आरोपियों को लेकर यहां पर पहुंची, जहां आरोपियों ने ठीक उसी तरह अपने हाथ से पेटी को उठाकर वापस रखा जैसे उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए किया था, और पुलिस को यहां हुई पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। एफएसएल की टीम के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है उसको कलेक्ट किया गया है और इनके द्वारा घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया है, इस पूरे सीन को आज रिक्रिएट किया गया है और रिक्रिएट करके उसको एविडेंस में लिया गया है। घटना के दौरान प्रयुक्त जो चाकू है और जो लोअर इसने पहना था वो इसके द्वारा एक नाले के पास फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस मामले में ये देखा जा रहा है कि कभी किसी भी विवेचना स्तर में कोई कमी ना हो। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ में हुए सूटकेस कांड के बाद जो है पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज उनसे पुलिस रिमांड पे लेके उनको यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम पे पहुंची है। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी से किस तरीके से बॉक्स लाया गया कार में वो उनसे रिक्रिएट कराया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये एक डेमो कार यहाँ पे आई है जिसको खुद पुलिस वाले चला रहे हैं। आरोपी जो हैं वो पीछे हैं, अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा समेत जो यदु बंधु है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वही बॉक्स है जिसमें किशोर पैकरा की लाश को ब्रीफकेस में सीमेंट डालकर यहाँ पे उसको यहाँ फेंकी गया था। वो उनसे यहाँ रिक्रिएट कराया जा रहा है कि किस तरीके से इस सूटकेस में जो लाश थी किशोर पैकरा की उसको किस तरीके से ठिकाने लगाया। देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है रिक्रिएशन का है जहां पुलिस उनको पुलिस रिमांड पे लेके उनसे यहाँ रिक्रिएट करा रही है सीन ऑफ क्राइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सूटकेस यहाँ उतारा था उन्होंने अल्टो कार से जो CG04B 7744 जो थी उसमें ये बॉक्स लाए थे। बॉक्स लाने के बाद उनसे अधिकारी भी पूछ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने उसके बाद क्या किया, तो अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। ये सभी चारों वो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को, सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इनके जो मंसूबी हैं वो पूरे नहीं हो पाए और पुलिस ने इन अंकित शर्मा और अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया और दोनों यदु बंधुओं को रायपुर से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस को फ्लैट के अंदर से कई अहम सबूत मिले हैं। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सरे कपड़े को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पास के ही नाले में फेंक दिया था। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। आरक्षण का लाभ लेने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर डॉक्टर बने सत्येंद्र केवट की तलाश पुलिस को है। फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार करने के लिए जबलपुर पुलिस ने नाम भी घोषित किया। लंबे वक्त से फरार चल रहे डॉक्टर को पकड़ने के लिए जबलपुर पुलिस ने 4000 रुपए का नाम घोषित किया है। मार्बल सिटी अस्पताल में पदस्थ सत्येंद्र केवट अपने एक दोस्त ब्रजराज उइके के नाम से नौकरी कर रहा था। सत्येंद्र ने ब्रजराज उइके के डॉक्यूमेंट लेकर सभी दस्तावेजों में फर्जी तरीके से अपनी फोटो लगाकर ST कोटे का जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजातों के आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर MBBS की पढ़ाई की और मार्बल सिटी अस्पताल में नौकरी कर रहा था। खुलासा तब हुआ जब एक रेलवे अधिकारी की मां की मार्बल सिटी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस फर्जी डॉक्टर की तलाश कर रही है। जाने पर से थाना ओमती में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया था। इसमें जो आरोपी सत्येंद्र केवट नाम का व्यक्ति सामने आया है वो उस दिन से फरार भी है। लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सत्येंद्र कुमार केवट की गिरफ्तारी की सूचना पर 4000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस टीमें भी लगाई है, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर के बहुचर्चित सोनम राज जैसे एक कांड में जबलपुर जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाने वाली पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जबलपुर के मझगवां में अक्टूबर 2022 में हुए आशीष चौधरी हत्याकांड में जिला अदालत ने मृतक की पत्नी मनीषा चौधरी
उसके प्रेमी धर्मेंद्र पटेल और उसके साथी अमित पटेल को दोषी पाया। महिला के प्रेमी और उसके साथी ने कुम्ही गांव के महिला के पति आशीष चौधरी की पत्थर से पटक पटक कर हत्या कर दी थी। शव गांव के बाहर फेंक दिया था। खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी मास्टरमाइंड थी, जिसने प्रेम संबंध में आ रहे पति की हत्या अपने प्रेमी से करवाई थी। ग्वालियर शहर को केंद्र और राज्य सरकार शहर को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश में लगी है, लेकिन ग्वालियर नगर निगम की अव्यवस्थाओं से सड़क, सीवर और पानी को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर ग्वालियर नगर निगम की बैठक हुई, लेकिन वहां नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि बीजेपी के एक पार्षद ने अपना कुर्ता ही फाड़ दिया। क्या है यह पूरा मामला जिसमें नेताजी को अपना कुर्ता फाड़ना पड़ा? इस रिपोर्ट में आप देखें। लोकसभा और विधानसभा में सांसद हो या विधायक अपनी बात कहने के लिए हर तरह के स्टंट करते हैं, लेकिन ग्वालियर में सड़क, सीवर और पानी की समस्या से परेशान बीजेपी के पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। बात यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी के पार्षद ब्रिजेश श्रीवास ने चलती बैठक में अपना कुर्ता फाड़ दिया। ब्रिजेश का कहना था कि सीवर और पानी की समस्या पर जनता उनके कपड़े फाड़ रही है, इसलिए हम भी सदन में कपड़े फाड़ रहे हैं। वहीं सभापति ने धारा 36 के तहत 4 पार्षदों को बैठक से बाहर कर दिया, जो बाहर पहुंचे और जमीन पर बैठकर जोरदार हंगामा करते रहे। फिर हमने उनसे निवेदन किया, भाई इस व्यवस्था में बात कर लीजिए, क्योंकि जनता हमारे बहुत बुरी तरह से कपड़ा फाड़ रही है। सीवर पे, पानी पे, लाइट पे, रोड पे स्थितियाँ ये खराब। कौन सी चीज़ सही है? एक चीज़ बता दो, ये चीज़ सही चल रही है। हाँ, मैं बाहर कर दिया गया है, बिल्कुल। तो हमने उनको ये बताया कि भैया जनता मेरे कपड़े फाड़ रही है, अब देखिए मेरी इज्जत का क्या स्थिति हो रही है पार्षदों की। मेरी नहीं है ये सारे सदन के पार्षदों की ये स्थिति हो रही है, लेकिन कोई कह रहा है और कोई कह नहीं पा रहा है। अब डर क्यों नहीं है, राम जाने। हम अपनी आवाज़ स्थगन के तहत परिषद में रखना चाहते थे, पर हमारी बात को स्थगन रखने नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। पानी, सीवर, SPL जो स्ट्रीट लाइटें हैं, उनको लेकर मैं अपनी समस्या लेके आई थी वार्ड की, पर हम लोगों को स्थगन सम्मिलित ही नहीं कर रहा है पर चर्चा में, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। नगर निगम की बैठक को 2 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, हंगामा फिर शुरू हो गया। बीजेपी के पार्षद सीधे महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार को टारगेट कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार को सदन में ये कहना पड़ा कि मैं निगम में 15 साल तक पार्षद रही हूं, लेकिन आज परिषद की बैठक में दंगे जैसी स्थिति हो रही है। वहीं हंगामे पर सभापति काफी आक्रोशित नजर आए, लेकिन जिन मुद्दों पर हंगामा हो रहा था उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कि हमारे विपक्ष के साथी विकास की बात करना चाहते हैं कि यहाँ सदन में आकर वो लड़ना चाहते हैं, तो जब सत्ता पक्ष के लोग बात करें तो विपक्ष के लोगों को भी शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी तो किसी न किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो जब ये लोग भी बात करते हैं तो शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन विकास के लिए हम सब एक और विकास के लिए ही हम यहाँ बात करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अपनी बात मनवाने के लिए और नियम के विपरीत बात मनवाने के लिए उनको ये भी बता दिया गया था कि आपने जो स्थगन लगाए हैं वो स्थगित बैठक में स्वीकार नहीं किए जाते, लेकिन पूरा सदन चाह रहा था कि आज सदन चले, इसलिए मैंने नियम अनुसार धारा 36 के तहत आज की कार्रवाई से उनको बाहर किया है। ग्वालियर नगर निगम की ये बैठक 12 बिंदुओं पर बुलाई थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पार्षदों की मौलिक निधि को लेकर है, जो 1 करोड़ 15 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन निगम आयुक्त ने उस प्रस्ताव को वापस कर दिया था। लेकिन आज की बैठक में 90 लाख रुपए पर सहमति बन गई, यानी ग्वालियर नगर निगम के 66 पार्षद वार्ड में 90 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। वहीं वेस्ट टू वंडर पार्क के निर्माण में जो अनियमितताएं आई हैं, उस मामले में एक जांच कमेटी बना दी गई है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इंदौर अब देश का ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां घरों के डिजिटल पते होंगे। 29 जून से इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 82 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो रही है। इस प्रक्रिया में घरों के बाहर एक QR कोड लगाया जाएगा, जिसमें घर की लोकेशन, दिशा निर्देश और दूसरी जानकारी होगी। आपको बता दें कि किस तरह से यह डिजिटल पता होगा। एक यूनिक QR कोड आधारित एड्रेस प्लेट होगी जो हर घर के बाहर लगेगी। GPS से सटीक ये सिस्टम एम्बुलेंस, पुलिस और
फायर सर्विसेज को सही लोकेशन पर तत्काल पहुंचाने में मददगार होगा। प्रॉपर्टी टैक्स, कचरा शुल्क और वाटर टैक्स जैसी 20 से ज़्यादा सेवाएं एक स्कैन से मिल जाएंगी। इंदौर देश का पहला शहर होगा जो डिजी पिन से जुड़ने वाला शहर बनने जा रहा है। क्लीन सिटी को डिजिटल सिटी बनाने का जो संकल्प और सपना हमने देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। तो हर घर पर एक QR कोड स्कैनर होगा जहां उस मकान में रहने वाले व्यक्ति की सारी जानकारी नगर निगम से जुड़ी हुई एक स्थान पर मिलेगी। नगर निगम के जितने भी कर हैं उनकी पूरी जानकारी इस स्कैनर से उनको मिलेगी। सफाई में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर शहर की तर्ज पर अब भिलाई में भी सफाई व्यवस्था के साथ साथ कचरे के सेग्रीगेशन पर अलग प्लानिंग की जाएगी। हाल ही में इंदौर निगम का दौरा कर लौटे महापौर नीरज पाल और कमिश्नर राजीव पांडे अब भिलाई निगम को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। अब इंदौर की तरह शहर में अवैध होर्डिंग्स और फ्लैक्स नहीं नजर आएंगे। शहर के स्ट्रीट पूल और दीवारों पर गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम कार्रवाई करेगी। इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो इंदौर में हम जो देख के आए हैं उसी की तर्ज पर हम कोशिश करेंगे कि कहीं हम शुरुआत कर सकें। हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत जल्द इस कार्य योजना को बनाकर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि इंदौर की तर्ज पर भिलाई नगर निगम क्षेत्र में भी सफाई होगी। देवास के खेवली में 80 आदिवासी परिवारों के घर वन विभाग ने अतिक्रमण का हवाला देकर तोड़ दिया। सियासत भी शुरू हो गई इस पर। कांग्रेस ने जहां बीजेपी सरकार पर आदिवासियों को बेघर और अत्याचार करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, इसलिए वो बौखला गई है। मजदूर आदिवासी बमुश्किल से अपने सिर के ऊपर छाया कर पाता है, झुग्गी झोंपड़ियाँ बना पाता है, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं होते, इतनी इनकम नहीं होती कि वो घर मकान बना सके। सिवनी जिले की बात करें तो वहाँ गरीब लोगों उसमें से 49 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। बचे हुए 2 के लिए भी आश्वासन दे दिया गया है। तो यह कोई त्वरित कार्रवाई नहीं है, ये लंबे समय से उनको बकाया उनका व्यवस्थापन करा के उनको मुआवजा दे के ये व्यवस्थापन किया जा रहा है। कांग्रेस का तो काम ही है षड्यंत्र करना, मध्य प्रदेश को बदनाम करना, जिसमें वो लगी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में 7 जुलाई को सभा लेने जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि खड़गे की सभा से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। कहा कि विष घोलने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी के बड़े नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि खड़गे से संजीवनी मिलेगी मतलब कांग्रेस मृतप्राय है। अब वो तो जहर की ही बात करेगी। देखिए, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहां प्रदेश को इस भारतीय जनता पार्टी रूपी विष रूपी जहर से बचाएगी। इसलिए निश्चित रूप से खड़गे जी आने से कांग्रेस को नए ऊर्जा का संचार होगा और संजीवनी भी मिलेगी। संजीवनी मिलेगी कि क्या मिलेगी मैं इस बारे में अभी तो नहीं बोलता। संजीवनी बहुत दिन से ले रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। जब उनकी बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उन्हें कुछ भी दे लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, संजीवनी मिलेगा का मतलब ये है कि कांग्रेस मृतप्राय है और खड़गे जी के आने के बाद में यहाँ कोई संजीवनी नहीं मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेता आते हैं आकर के चले जाते हैं। लोगों के जो जेहन में कांग्रेसियों के विष भरा हुआ है अभी भी वो नहीं निकला है और ऐसे समय में खड़गे जी भी आएंगे तो खड़गे जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं। मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा है बीजेपी ने कि भूपेश बघेल ने तो कांग्रेस के पार्टी फंड में भी डाका डाल दिया है। कार्टून पोस्टर में भूपेश बघेल को एक पोटली लेकर भागते हुए दिखाया गया। उनके पीछे सचिन पायलट, दीपक बैज, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव गद्दार कहते दौड़ते दिख रहे हैं। इस पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा है कि बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस और हमारे वरिष्ठ नेताओं को इस तरह का झूठा आरोप लगाती है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास में हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में इस तरह से घिनौना आरोप लगाने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा है। आज
हल्के से हल्के स्तर पर जाकर के आरोप लगा रहे हैं, आने वाले समय में जनता जवाब देगी। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, वो नांदगांव से जब चुनाव लड़ रहे थे भूपेश बघेल जी, ये आरोप बीजेपी नहीं, ये आरोप कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने खुले तौर पर भरे मन से ये आरोप लगाया था। तो मुझे लगता है ये कार्टून इस बात को प्रदर्शित करता है कि क्या मामला हुआ कांग्रेस पार्टी के फंड में, और साथ ही साथ अब जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो उस पार्टी फंड को वापस लेने के लिए भूपेश जी के पीछे लगे हुए हैं। कांग्रेस ही अपने आंतरिक मामले को सुलझाए। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के मूड़ा गांव में करीब 1500 पेड़ों की कटाई और इसके विरोध का जो मामला है ये अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे, ग्रामीणों के विरोध को जायज ठहराया। इस मामले को कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी ये भी कहा। दीपक बैज के साथ पूर्व मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजीत राठिया समेत कई जो नेता है वो मौजूद रहे। बैज ने न सिर्फ ग्रामीणों से बातचीत की बल्कि उस जगह पहुंचे जहां बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की जा रही है। देख, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी जहां भी औद्योगिक नीति के खिलाफ है, चंद निजी उद्योगपतियों के खिलाफ है, इसलिए जहां भी मुसीबत आती है गरीब जनता की, आदिवासियों को, वहां के लोगों के बराबर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार डरी हुई है। जंगलों की कटाई को लेकर के अगर कांग्रेस की नींद अगर आज खुली है तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि घड़ियाली आंसू उनके बहाने से प्रदेश की जनता, देश की जनता सब अच्छी तरह से जानती है। उनके इस तरह से करने से, नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने युवा सांसद मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के युवा सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में दिखाई दिए। भोपाल नगर निगम के सभागार में इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और संवाद भी किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की। बीते 50 साल पहले आपातकाल के दरमियान जो अत्याचार हुए थे उनका न केवल स्मरण करना, लेकिन आज के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन पुराने घाव के आधार पर भविष्य में भगवान न करे दोबारा ऐसी मौका आए तो एक एक करके अच्छे युवाओं को तैयार करके युवाओं के साथ संवाद भी किया। जब देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके 1975 25 जून को, जिसके 50 वर्ष उस कालाध्याय के आज देश के अंदर पूरे हो रहे हैं, उस समय के प्रत्यक्षदर्शी आपके जैसे नौजवान जिनको 16 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, तुम राहो काल को भी काल से लिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर इस देश को नई तस्वीर दोगे और गर्दना से शस्त्रों के तुम कलेजे चीर दोगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना दौरे पर रहे। गुना को कई सौगातें दी। सिंधिया ने बूढ़े बालाजी से टेकरी तक सड़क स्पोर्ट्स स्टेडियम की सौगात दी है। सिंधिया ने कहा कि गुना में बड़े खेल स्टेडियम के लिए 10 दिन में दिल्ली से स्वीकृति लेकर आऊँगा। सिंधिया ने आगे कहा कि गुना के विकास का रोडमैप तैयार है, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा, ट्रैफिक से राहत मिलेगी। सिंधिया ने कहा कि अभी सारे पत्ते नहीं खोलूंगा। सिंधिया के सस्पेंस वाले बयान से प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जमीन भी आवंटित कर दी, अब उस पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार से अगले 10 दिन में मैं लेके आ रहा हूं गुना के स्पोर्ट्स स्टेडियम। जैसे शिवपुरी में स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है, वैसे ही गुना में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में ई रिक्शा का चलन तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर पुलिस ने अब शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को जागरूक करने के लिए एक
खास तैयारी की है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार और एसएसपी लाल उमेद सिंह ईवी 3 व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही कलेक्टर और एसएसपी ई रिक्शा चलाते भी नजर आए। उन्होंने बताया कि पहले शहर के व्यस्ततम बाजारों में ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस को बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वहां पेट्रोलिंग वाहन ही नहीं जा सकते थे। अब ई रिक्शे से उन इलाकों में ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा पीए सिस्टम के तहत यातायात नियमों के प्रचार प्रसार की सुविधा भी दी गई है, जिससे आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा सकेगी। एक तो सक्रिय गली रास्ते पर चले जाया करेगी, और दूसरा यह है कि मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस रहेगा। तीसरा यह होगा कि उसमें अगर चाहे तो एक हमारा स्टाफ या फिर 2 स्टाफ मिलकर के उसको संचालित कर सकता है। चौथा ये कि पूरे जो मुख्य मार्ग है जहाँ की हमको यातायात सुधारने की बहुत आवश्यक रहती है, मार्केट इलाके जहाँ यातायात सुधारने की बहुत आवश्यक रहती है, तो इन इलाकों पर लगातार वो इलेक्ट्रिक व्हीकल घुमा करेगी और उसमें अनाउंसमेंट करके इसका मुख्य काम व्यवस्था को सुधारने का रहेगा। खबर अयोध्या से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक शख्स को मोबाइल टावर के ऊपर खड़े देखा। ये चिल्ला चिल्लाकर न्याय की गुहार लगा रहा था। किसान चंद्रशेखर यादव अयोध्या के बराईकला गांव का रहने वाला है। इसका आरोप है कि सुहावल के एसडीएम अभिषेक सिंह के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अपनी जमीन को सही पैमाइश न होने पर यह जिम्मेदार अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। टावर पर चढ़े किसान की खबर सुनकर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। 5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। किसान को नीचे उतारा गया। उसके बाद डीएम ने किसान से बंद कमरे में बातचीत की और उसकी समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया। तो आरोप मैंने इनको आश्वस्त किया है, अगर किसी प्रकार से इनकी बात सही निकलती है और अगर किसी प्रकार से भी किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके विरुद्ध हम लोग डेफिनेटली सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर जैसे आपने कहा कि बार बार अगर लोगों का नाम आ रहा है और उनकी गलती से कोई चीज हुई है तो उन पे भी कार्रवाई। हमारे साथ अब से एसडीएम सुहावल गलत किए हैं, हमारे साथ जास्ती किया गया। हमारा खेतौनी की भूमि है, उस पर गलत तरीके से पैमाइश करते हैं। जी साहब, उनकी डीएम साहब बोले हैं कि हम आपको समस्या का निस्तारण कराएंगे, यदि नहीं कराते हैं तो आप कोई कदम उठाओ। अब ये इनका कहना है न्याय दिया, बिल्कुल न्याय जो है सर की या हमारी उपस्थिति में या दूसरी अन्य टीम के नेतृत्व में पूरी इनकी नपाई करा करके इनका जो भी प्रकरण पहले भी निस्तारित है, लेकिन अगर कोई शंका इनके मन में है तो वो भी शंका दूर कर दी जाएगी। जो भी ये कह रहे हैं कि किसी ने इनके साथ गलत किया है, जो अगर 1% किसी की भी कहीं गलती होगी तो वो जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जोधपुर के डीडवाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 विदेशी पिस्टल और 3 पिस्टल के पुर्जे बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि पहला आरोपी डीडवाना कुचामन के खुनखुना निवासी मोहम्मद इलियास हैं। दूसरा आरोपी पंजाब के जालंधर का रहने वाला अमरजीत सिंह तखर उर्फ प्रिंस है। जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना असगर अली दुबई से पूरा नेटवर्क चलाता था। वो पाकिस्तान के तौफीक जोबन मोहम्मद इसहाक के जरिए भारत पाकिस्तान की सीमा से अवैध हथियार भिजवाता था। भारत में अमरजीत सिंह और मोहम्मद इलियास इन हथियारों को अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते थे। खबर बीजापुर से है। पश्चिम डिवीजन जो बस्तर का है, इसके अंतर्गत कंपनी नंबर 2 की पार्टी सदस्य समेत 13 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 23 लाख रुपए का इनाम था। इसमें पश्चिम बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 2 की पार्टी सदस्य, धमतरी, गरियाबंद, नुआपड़ा डिवीजन के सदस्य और मिलिशिया प्लाटून सदस्य समेत कोंडापल्ली, पेद्दे कुरमा, आरपीसी के अन्य सदस्य शामिल हैं। बता दें कि इस साल 1 जनवरी 2025 से अब तक 270 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 241 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 126 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर पुलिस, सीआरपीएफ एवं कोबरा के संयुक्त प्रयासों से 23 लाख रुपए के इनामी कुल 13 माओवादियों के द्वारा शासन की नीति एवं अन्य विकास योजनाओं से प्रभावित होकर बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित साथियों को शासन द्वारा एवं शासन की आत्मसमर्पित नीति के अनुसार 50-50 हज़ार रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया गया है।
उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की कालिदास छात्रावास में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब शालिग्राम हॉस्टल में पदस्थ कर्मचारी उदय सिंह सेंगर ने बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के छात्र पर पिस्टल तान दी। आरोप है कि कर्मचारी ने छात्र को गालियां देते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि गुरुवार को खाना खाने के बाद गेट खोलने को लेकर पीड़ित छात्र और कर्मचारी में विवाद हुआ था। मामला शांत होने के बाद भी सुबह करीब 6:30 बजे आरोपी कर्मचारी कालिदास हॉस्टल रूम में नंबर 12 में पहुंचा। दरवाजे पर लात मारते हुए कमरे में घुसा। इसके बाद छात्र से मारपीट की, पिस्टल सिर पर रखकर धमकाया। मामले पर कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा ये कह रहे हैं कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये उनका दावा है। हमारे कमरे को तोड़ते हुए अंदर आते हैं, गाली देते हुए मुझे उठाते हैं, उसके बाद सीधा पॉइंट मेरे माथे पे करते हैं, गन को उसके बाद मेरे मुंह में डाल देते हैं। उसके बाद वो पूरा मुझे धमकी देते हैं कि मार दूंगा, तुम्हारे साथ वाले सबको मार दूंगा। जब मैंने चिल्लाया तो ये लोग बाहर आए, तब तक वो गन पिस्टल लड़ाते हुए बाहर निकल गए। वो उदय सिंह सेंगर जी थे और उनको बोल रहे हैं सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा दी जाए, ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनको बचा रहा है। हॉस्टल के छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में शिकायत आई थी और इस पर हमने थाना माधवनगर पुलिस को लिखकर भी भेजा है। संबंधित कर्मचारी जिसके द्वारा यह घटना करना बताया जा रहा है उसको हमने निलंबित कर दिया है और जांच करके उस पर नियमानुसार हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। धमतरी जिले के मंदिरों में कई चोरी का जो हुआ था चोरी, वहां पर उस मामले में खुलासा हुआ है। चोरी कांड का मास्टरमाइंड जाहिर उर्फ समीर खान और उसकी पत्नी अफरोज खान है। समीर और अफरोज अपने दो साथी मोहम्मद मुनाफ खत्री और ताहिरा बानो के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था इन्होंने। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी महासमुंद के बसना के रहने वाले हैं जो फिलहाल धमतरी में रह रहे थे। आरोपियों ने धमतरी जिले के 7 मंदिरों में चोरी की थी। मंदिर से कुल 7 लाख से ज़्यादा की चोरी की थी, जिसमें सोने का मुकुट, लॉकेट, चांदी की चरण पादुका, नकदी, 320 नग सिक्के, स्कूटी, टीवी, फ्रिज तक जब्त किए गए। कुरुद और कोतवाली थाना पुलिस, साइबर सेल और मुखबिर तंत्र की 3 स्तरीय कार्रवाई से इस पूरे गिरोह को बेनकाब करने में सफलता पाई है। चंडी मंदिर की चोरी विशेष तौर पे थोड़ा बड़ी चोरी थी। वहाँ पे सोने का मुकुट और हार जो है माता का वो गायब हो गया था। तो इसमें हम लोगों ने ये जाहिर और समीर खान, पिता नजीर खान, उम्र 35 वर्ष, इसके साथियों को पकड़ा है। 3 साथी और हैं। इन्होंने पूछताछ के दौरान चोरियों का न केवल चंडी मंदिर की चोरी कबूल की है बल्कि रत्नेश्वरी मंदिर धमतरी की चोरी 18 मई की उसको कबूला है। खबर बलौदाबाजार से है। 1500 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी शिक्षक राम नारायण साहू के गिरफ्तारी के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी आरोपी को निलंबित कर दिया है। चूंकि ये जिले के वीरभूमि सोन खान प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ था। राम नारायण ने शेयर मार्केट और पैसा डबल करने का झांसा देकर बलौदाबाजार, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर चांपा जैसे जिलों के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की थी। हमने इस खबर को आप तक प्रमुखता से पहुंचाई थी। मामले में इस गंभीरता को देखते हुए ज़िले की टीम ने, ज़िले के जो एसपी थे उन्होंने टीम का गठन किया और 2 दिन पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया महासमुंद से और अब उसकी निलंबन की कार्रवाई भी हो गई है। सूचना मिल रही थी कि वो धोखाधड़ी करके लोगों से पैसे जमा करवा रहे हैं, जिसके संबंध में कल थाना कसडोल द्वारा उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। इसके पश्चात हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई है तो डीओ को पत्र लिखा, जिस संबंध में आज डीओ सर द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई। बैकुंठपुर में 13 साल पहले बने बीजेपी जिला दफ्तर को अब तोड़कर नया बनाया जाएगा। 2 करोड़ की लागत से नया कार्यालय का निर्माण होगा। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश संगठन ने अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि कार्यालय निर्माण के लिए एक बड़ी राशि भी बीजेपी प्रदेश दफ्तर से मिलेगी। इसके लिए वसूली भी जमकर होगी। आज की आवश्यकता के अनुसार एक सुव्यवस्थित कार्यालय की जरूरत है और हमारे प्रदेश के स्तर पे प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि एक नया भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय तैयार होगा, उसी साल से तैयार होगा। कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यकर्ता
ये तो हमारा स्थायी चीज़ है। तो कार्यालय तो हम पहले ही बनाए थे, आज भी कार्यालय के लिए हमारी अपनी प्रक्रिया है, हम किसी दूसरे दल के कार्यालय को देखकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। या तो वो हमारी नकल कर रहे हैं, या तो उनके पास अनर्गल पैसा आ रहा है, तो बनी हुई एक सर्व सुविधायुक्त बिल्डिंग को तोड़कर और 2-2.5-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना, ये कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का कि वो इस बात को बात नहीं आती। मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसी आपदा स्थिति में राहत खोज और बचाव कार्यों को लेकर सेना की मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। भोपाल में सेना की पश्चिम मध्य प्रदेश सब एरिया मुख्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में मॉक ड्रिल हुआ। इस दौरान सुबह 11 बजे से 12 बजे तक बड़ा तालाब पर राहत एवं खोज बचाव का अभ्यास हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गृह विभाग की संयुक्त प्रैक्टिस हुई। जायजा लिया अधिकारियों ने और कहा कि ये तैयारी बाढ़ जैसी आपदा स्थिति से निपटने के लिए है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के खानपुर गांव में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ प्रबंधन आपदा को लेकर मॉक ड्रिल प्रैक्टिस चल रही है। जी हाँ, ये पीछे आपको बड़ा तालाब दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में जो मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है वो चल रही है। आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तीनों कंबाइंड होकर यहाँ पर मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कर रही है। आज की इस मॉक ड्रिल प्रैक्टिस में तैयारी की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके की आपदा आती है, बाढ़ आपदा आती है, बारिश के मौसम में लोग फंस जाते हैं, तो किस तरीके से हमारा सिस्टम, हमारी आर्मी, हमारा एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम प्रिपेयर्ड है लोगों को रेस्क्यू करने में। तो आप देख सकते हैं कि सामने आपको ठीक रिलीफ बोट दिखाई दे रही होगी और रिलीफ बोट के बाद आपको वहां पर आगे रेस्क्यू बोट्स भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कई पॉइंट्स में जो है रिलीफ बोट्स और रेस्क्यू बोट्स बनाए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये आपको लोकेशंस दिख रही होंगी, ये वो जगह है जो बाढ़ ग्रसित है, जहां पर बाढ़ है, जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं और जो हमारी आर्मी है वो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर के ड्रेस में वहां पर रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकाल रही है, उन तक जो है वो हेल्थ किट जो है, फूड किट है, वो उन तक पहुंचा रही है और उनको वहां से वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये 2025 का मॉक ड्रिल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू होता है, किस तरीके से इस तरीके की आपदा अगर आए तो हमारी एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ और हमारी आर्मी जो है कितनी तैयार है, कितनी तत्परता के साथ लोगों को बचाया जाएगा, किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी, उसकी प्रैक्टिस जो है वो साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि और पद्मश्री से सम्मानित सुरेंद्र दुबे का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी शमशान घाट रायपुर में हुआ। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, कवि कुमार विश्वास समेत साहित्य जगत के सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। कुमार विश्वास ने कहा कि सुरेंद्र दुबे का निधन साहित्य जगत और छत्तीसगढ़ के लिए एक आघात है। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि वो छत्तीसगढ़ को सुरेंद्र दुबे के चलते जानते थे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हम सुरेंद्र दुबे की रचनाओं को संजो कर रखेंगे। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सुरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की है। उनकी कविता का संबंध सीधे आमजन से था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सुरेंद्र दुबे को हमने और पूरे देश ने सुना है। छत्तीसगढ़ में उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। जो सुरेंद्र दुबे जी ने विश्व भर में जाकर लोक संस्कृति का प्रचार किया, छत्तीसगढ़िया का प्रचार किया, छत्तीसगढ़ी जो जाति है, जो हमारा परंपरा है, जो हमारा प्रदेश है, इसके बच्चे आने वाले कल के उनकी योगदान को सदैव स्मरण करें, उसे चिरस्थायी करने के प्रयासों के प्रति यदि प्रवृत्त होंगे तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी एक बहुत संक्षिप्त परेशानी के बाद हम सबके बीच में नहीं रह गए। सरकार की तरफ से भी मैं जरूर ये बात लगेगो कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखबो, इनकर रचना, इनकर स्मृति सब कुछ संजो कर रखबो। कहीं लय हम इति उति नहीं हो अंदन, सब हमर संग में रही। जो छत्तीसगढ़ की लोक भाषा, लोक रीति, लोक संस्कृति को दुनिया भर में जिन्होंने फैलाया, ऐसा व्यक्ति आज हम सबके बीच से सदा सदा के लिए चले गए। सुरेंद्र दुबे जी के बिना मैं छत्तीसगढ़ में कवि सम्मेलन की जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी जिस तरह की सांस्कृतिक पकड़ थी, जिस तरह से वो मुनगाल चुचुर जैसे शब्द बोलते थे, वो दिल की गहराई तक पहुंचते थे। अद्भुत, अविस्मरणीय
टाइगर हमारे दिलों में, पूरे छत्तीसगढ़ के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। ओडिशा के पुरी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में सीएम साय और राज्यपाल ने पूजा अर्चना की। जशपुर जिले के दोखड़ा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सीएम साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय शामिल हुई। बिलासपुर में भी रथ यात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रेलवे क्षेत्र स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकली। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव शहर में श्रद्धा भक्ति के साथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। चिरमिरी में भी यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद रहे। अंबिकापुर के केदारपुर स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शहर के कई जगहों से होते हुए उनके मौसी के घर पहुंची। धमतरी में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। धमतरी में जगन्नाथ यात्रा 100 साल से भी अधिक पुरानी उसका इतिहास है। दंतेवाड़ा में जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलराम की प्रतिमा को सजी धजी विशाल रथ पर विराजित कर बस स्टैंड स्थित गुंडीचा मंदिर तक भव्य यात्रा निकाली गई। भिलाई में महाप्रभु की यात्रा को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। वहीं भाटापारा में 122 वर्ष पुरानी परंपरा निभाते हुए रथ यात्रा निकाली गई। ओडिशा के पुरी में भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। भगवान श्री जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार थे। भगवान भक्तों का हाल जानने निकले थे। इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। धार, नर्मदापुरम, विदिशा, हरदा, खरगोन में भी रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। एक ही दिन में 51,727 महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। कलेक्टर के नेतृत्व में रक्त शक्ति महाअभियान चलाया गया था। इस अभियान में जिले की 13 से 45 वर्ष की बालिकाओं और महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसके तहत महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर खून की कमी का पता चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य जिले को एनीमिया मुक्त बनाना है। प्रशासन की अदम्य क्षमता और वर्क को देखते हुए उन्होंने कल तक जो हमें रिपोर्टिंग की उसमें 51,727 महिलाएं लाभान्वित हुई है और वो आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। और आज हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है जिसमें आंकड़े नहीं है, लेकिन मैंने घोषणा की क्योंकि 51,727 हमारे पास उल्लेख आ चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।